अच्छी है वो एडवांटेजेस है, और जिनकी अच्छी नहीं है उनको अच्छी करनी है। तो कौन से तरीके मेमोरी पावर को बढ़ाने के? बहुत सिंपल मेथड्स हैं। सबसे आसान है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे कभी भी किया जा सकता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में स्पेशलिस्ट के साथ विशेष बात क्या जुड़ी है, चाहे तुमने खाना अभी खाया हो, नहीं खाया हो, कोई कंडीशन नहीं है, चाहे तुम्हारा पेट भरा है या खाली है, तुम अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते हो। तो इधर से सांस ली, इधर से छोड़ी, फिर इधर से वापस ली, इधर से छोड़ी, ये इंप्रूवमेंट आता है मेमोरी में। दूसरा, दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचेगी तो तुम्हारी मेमोरी शार्प होगी। ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है खून, तो खून का दौरा अगर तेज होगा दिमाग में तो वो तब तेज होगा जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। तो ब्लड प्रेशर कैसे ज्यादा होगा? सिर नीचे होना चाहिए, पैर ऊपर, यानी शीर्षासन। तो अगर शीर्षासन तुम कर सकते हो रेगुलरली, ज्यादा से ज्यादा जो है 2 मिनट, 2 मिनट से ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। रीजन बिहाइंड, अगर तुमने कभी गौर किया हो, चूहा पकड़ो घर में, चूहे को मुंह से पकड़ के लटकाओ थोड़ी देर, नेचुरल डेथ हो जाती है बिकॉज उसके दिमाग में जो खून की नसें जा रही है वो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो 2 मिनट से ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है, पर इस 2 मिनट के बीच जब वो खून का दौरा तेज होगा, प्रेशर का कंसेप्ट याद पड़ा था, रॉ जीएच, अभी कहां प्रेशर ज्यादा है? पैरों में, ठीक है। ज्यादातर हम खड़े रहते हैं, तुम देखो टीचर्स के पैर बड़े सुंदर होंगे, ज्यादा टाइम खड़े रहेंगे तो वहां ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगी, ऑक्सीजन से अच्छे से पहुंचेगी तो पैर सुंदर हो। पर चाहिए क्या चीज? बाल काले चाहिए, आंखें तेज चाहिए, दिमाग तेज चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शीर्षासन, मेमोरी तेज हो जाएगी। और कोई लोग जो है गोली से चलना चाहते हैं तो इट्स ओके, हार्मलेस, पतंजलि का प्रोडक्ट है मेधावटी। तो मेधावटी, उसकी 2 गोलियां सुबह, 2 गोली शाम, गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ ले सकते हैं, उससे मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। तो आज की डेट लगाएंगे 16/6/2017, लेक्चर नंबर 29, करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर नंबर 7। तुम लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे लास्ट टर्म पे इलेक्ट्रिक पावर के लिए, VI वाट, I² R, V²R। तो देखो लास्ट तुमने क्या लिखा था, जो इसी बैच में आए थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में लिखा था, क्वेश्चंस करने बाकी थे, ठीक है। तो एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, बल्ब तो ऑब्सोलीट हो गया पर बल्ब के सवाल अब भी पूछे जाते हैं। तो वो बल्ब के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनसे हम कंसेप्ट को समझेंगे। तो पहला सवाल लिखोगे, 2 bulbs are marked with, 2 बल्ब हैं उस पे कुछ रेटिंग लगी हुई है, 2 bulbs are marked with, क्या क्या लिखा रहता है बल्ब पर? एक तो उसका वाटेज, कितने वाट का है, 40 वाट ऑब्लिक 220 वोल्ट एंड 100 वाट ऑब्लिक 220 वोल्ट। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, दुकान पे जाके बोलते हैं 100 वोल्ट का बल्ब दे दो, तो 100 वोल्ट का बल्ब नहीं होता, 100 वाट पावर से आता है। 220 की जगह यहाँ 230 हो सकता है, क्योंकि भारत में 230 है स्टैंडर्ड सप्लाई जो है। हम कैलकुलेशन में आसानी हो जाए इसके लिए 220 ले लेते हैं, पर स्टैंडर्ड सप्लाई भारत में 230 वोल्ट, जैसे अमेरिका में 110 वोल्ट। कुछ लोकल कंपनीज 250 वोल्ट का बल्ब भी मैन्युफैक्चर करती थी। तो अगर हमारे पास अवेलेबल है चॉइस कि 220 लें या 230 या 250, तो कौन सा प्रेफर करेंगे? 250, क्योंकि उसकी
रेजिस्टेंसेस ऑफ देयर फिलामेंट्स, इन दोनों बल्ब के फिलामेंट्स के रेजिस्टेंस तुमको पता करने हैं। फाइंड रेजिस्टेंसेस ऑफ देयर फिलामेंट्स। इसके लिए तुम फॉर्मूला जानते हो। अगर तुम्हें R पता करना है, then R is equal to V square upon P। इसके बेसिस पर तुम R40 अगर पता करते हो, 220 into 220 और 40, तो तुम्हें मिलता है 1210 ओम, 1210 ओम। और अगर तुम R100 पता करते हो, 220 into 220, इसके लिए तुम्हें 22 का स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि 100 के 2 0 कट गए, तो यू गेट 484 ओम। यहाँ से तुम्हें जो कंक्लूजन निकालना है, निष्कर्ष, वो ये कि पावर जैसे जैसे बढ़ती जाती है रेजिस्टेंस कम होता जाता है। पावर एंड रेजिस्टेंसेस आर इन इनवर्स रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं, हीटर है 1 किलोवाट का, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, और एक 100 वाट का बल्ब है, तो बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हीटर का फिलामेंट, सॉरी हीटर का हीटिंग एलिमेंट या बल्ब का फिलामेंट? तो बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हीटर के एलिमेंट का कम होगा, क्योंकि 1000 वाट है और पावर ज्यादा तो रेजिस्टेंस, सिंपल सा लॉजिक। किसमें ज्यादा हीट डेवलप होगी? हीटर के एलिमेंट में। जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी पावर ज्यादा, उसमें हीट ज्यादा डेवलप होगी। पर अगर इस हीटर और इस बल्ब को सीरीज में लगा दें, जब तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा किसमें ज्यादा हीट डेवलप होगी, अंडरस्टूड है हीटर और बल्ब घर में अगर लगाते तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। जब कुछ भी नहीं दिया डिफॉल्ट से मानेंगे पैरेलल में लगा, पर स्पेशली मेंशन करके दिया, तुमको बोला हीटर और बल्ब को सीरीज में लगा दिया, किसमें ज्यादा हीट डेवलप होगी? तो अभी कंडीशन चेंज हो गई है, सीरीज में लगा दिया मतलब करंट इज सेम, और अगर करंट सेम है तो तुम हीट डेवलप के लिए फॉर्मूला यूज करोगे I²RT, और अगर तुम I²RT यूज करोगे तो T सेम है, I सेम है। अब जिसका R ज्यादा होगा, जिसकी पावर कम होगी, उसका R ज्यादा होगा। पावर किसकी कम है? बल्ब की, 100 वाट, तो बल्ब में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी अगर सीरीज में लगा। तो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन नंबर 2, if the above two bulbs, इसी कहानी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इन्हीं बल्ब की बात कर रहे हैं वापस से। if the above two bulbs are connected in first part series, second parallel, with a supply of 220 volt, with a supply of 220 volt, then which of them, उनमें से कौन सा, then which of them glows brighter, उनमें से कौन सा ज्यादा रोशनी देगा, तेज जलेगा, which of them glows brighter, क्वेश्चन मार्क। इसमें बच्चे कुछ जल्दबाजी करते हैं आंसर देने में, और आंसर बोलते हैं या तो सीरीज या तो पैरेलल, जबकि वो आंसर नहीं है। इसके दो आंसर होंगे, तुम्हें बताना है अगर सीरीज में उन दोनों को जोड़ा गया है तो 40 वाट वाला और 100 वाट वाला, उनमें से कौन सा ज्यादा रोशनी देगा, और जब पैरेलल में जोड़ा गया है तो कौन सा ज्यादा रोशनी देगा। तो पैरेलल का तो तुम्हें पता है, घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और 100 वाट वाला बल्ब ज्यादा रोशनी देता है। सीरीज की अगर बात कर रहे हैं तो तरीका ये होगा पता करने का, इन सीरीज अगर उसका सॉल्यूशन तुम निकालते हो, हमें पता है H इक्वल टू, जिसमें ज्यादा हीट डेवलप होगी वो ज्यादा रोशनी देगा, हम फॉर्मूला यूज करेंगे करंट सेम होने की वजह से I²RT, और अगर इसको यूज करते हैं हमें पता है R40 is greater than R100, जो पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन करके निकाला है हमने। So H40 is greater than H100, यानी अगर सीरीज में लगा दे तो कम वाटेज वाला जो अप्लायंस है वो ज्यादा हीट डेवलप करेगा, और इसका एक्सपेरिमेंटेशन तुम फिजिक्स लैब में जाके कर सकते हो। वहां पे हमने सेटअप बनाया हुआ है जिसमें
15 वाट, जिसको 0 वाट बोलते हैं वो वास्तव में 15 वाट का बल्ब होता है। 15 वाट का बल्ब 25 वाट, 40 वाट, 100 वाट, ये बल्ब सीरीज में लगाकर तुम जलाकर देख सकते हो। ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, 100 वाट वाला बल्ब शुरू में तो लगेगा नहीं कि जला है, तुम्हें लगेगा फ्यूज है, वो जला ही नहीं शायद। थोड़ी देर इंतजार करोगे तो उसका फिलामेंट अगरबत्ती की तरह रेड हॉट होगा, बस लाल तप्त होगा। पर जो 0 वाट का बल्ब तुम बोलते हो सबसे छोटा, जिसका फिलामेंट सबसे लंबा होता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, वो होता है 15 वाट का। तुम देखोगे वो सबसे ज्यादा रोशनी देता है, वो लगभग पूरा जितनी रोशनी देता है उतना जल रहा होगा। तो सबसे कम वाटेज वाला सीरीज में सबसे ज्यादा रोशनी देता है। क्लियर रीजन बिहाइंड ये हीट जो डेवलप होगा। सेकंड पार्ट इन पैरेलल, तुम फॉर्मूला यूज करोगे v² / t। तो 8 डिनोमिनेटर में चले गया, 8 डिनोमिनेटर में चले गया, इसलिए जवाब होगा h100 इज ग्रेटर देन h40। अपने आप देख सकते हो। यहां तक किसी को भी डाउट है, रेज योर हैंड एंड आस्क, पूछो। अगर ये क्लियर है तो अगले सवाल पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ the above two bulbs, फिर से यही दोनों बल्ब है, if the above two bulbs are connected in first series, second parallel, are connected in first series, second parallel with a supply of 440 वोल्ट, 440 दिया आपके बारे में, with a supply of 440 volt, then which of them get fused, उनमें से कौन सा फ्यूज हो जाएगा, then which of them get fused। बल्ब फ्यूज कैसे होता है वो फिनोमेना तुम्हें क्लियर होना चाहिए पहले दिमाग में। एक बल्ब बिल्कुल नया है, अभी लाकर लगाया आपने, उसके फ्यूज होने के चांसेस यानी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। रीजन, उसका फिलामेंट नया है, मोटा है। मोटा है तो रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है तो जो हीट डेवलप होगी, करंट ज्यादा फ्लो हो जाने की वजह से ज्यादा हो सकती है। हो सकता है नया बल्ब लाते लगाते स्विच ऑन किया हमने, अगर थोड़ा सा भी ज्यादा वोल्टेज आ गया उस समय तो चमक के साथ फिलामेंट मेल्ट हो जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। बल्ब बहुत पुराना हो चुका है, 6 साल पुराना, फिलामेंट समय के साथ इवोपरेट होता है धीरे धीरे, बल्ब की दीवारों पर जाकर जमा हो जाता है, बल्ब की दीवारें काले पड़ने लगती है, रोशनी कम होती जाती है बल्ब की समय के साथ। फिलामेंट काफी पतला हो चुका है, बल्ब जब ऑन करते हैं जब ऑफ करते हैं, क्योंकि फिलामेंट एक कॉइल की फॉर्म में होता है तो सेल्फ इंडक्शन वहां काम करता है, जो हम पढ़ेंगे EMI एंड AC में, और उसकी वजह से एक झटका सा लगता है, फिलामेंट हिलता है थोड़ा सा। अगर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग है और बल्ब कहीं देखने को मिल जाए तो तुम ऑब्जर्व कर सकते हो फिलामेंट वाले बल्ब। तो वो जो फिलामेंट हिला काफी पुराना हो चुका है, भंगुर बोलते हैं उसको, भंगुर हो गया है, इतना कमजोर पड़ गया है कि वो जो झटका लग रहा है उसको सह नहीं पा रहा है, तो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, मेल्ट नहीं होगा, क्या होगा, टूट जाएगा। जब मैं तुम्हारे बराबर था, हमारे टाइम बल्ब चलते थे काफी, तो अगर बल्ब का फिलामेंट टूट जाता था तो हम थोड़ा सा उसको तरीके से बल्ब को पकड़ के इस तरह से करते थे कि फिलामेंट टच हो जाए, बल्ब को वापस लगा देते थे, फिर से चल जाता, यानी और थोड़ा टाइम उसको चला देते थे, ऐसा कुछ करते। ट्यूबलाइट में भी कई बार थोड़ा सा थम दबाने पर वो जो फिलामेंट एक ब्रेक हो जाता है, वो वापस अगर जुड़ जाए तो ट्यूब भी जल जाती है कई बार, तो ऐसा हम किया करते थे। पर अभी वो समय गया, टेक्नोलॉजी गई, पुरानी हो गई, अब तो LED बल्ब आ गए। तो यहाँ पूछा गया बल्ब फ्यूज कौन सा होगा, तो फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नए बल्ब की होती है, बहुत पुराने की होती है, जो थोड़ा पुराना है उसकी फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। इस हिसाब से देखा जाए, अगर हम पीछे चले जाए 25-30 साल पीछे चले जाए और तुम्हें दुकान से जाके बल्ब खरीदना है, तो तुम दुकानदार से जाकर बोलोगे कि तुम्हारी दुकान पर जो 3 महीने से लगा हुआ चल रहा है बल्ब, क्योंकि उसके फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। एप्रोप्रिएट वही रहेगा। तो अभी यहाँ पर हमें वो बताना है जो
रेटिंग को एक्सीड कर जाएगा जिसमें वोल्टेज वो फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि एक्सेसिव हीट डेवलप हो। तो फ्यूज कौन सा होता है? जो ज्यादा तेज चलेगा फ्यूज होगा, जो ज्यादा तेज भागेगा वो पहले थकेगा। जिस दिए में लॉ ज्यादा होगी उसका तेल जल्दी खत्म हो। तो सिंपल सा लॉजिक है। सीरीज में ज्यादा हीट किस में डेवलप होगी? 40 वाट। जैसे 40 वाट फ्यूज हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात है, सर्किट ब्रेक होने के बाद करंट फ्लो नहीं होगा। तो जो 100 वाट वाला लगा हुआ है वो बच गया, उसके फ्यूज होने के कोई चांसेस नहीं। तो आंसर में लिखोगे इन सीरीज 40 वाट बल्ब गेट फ्यूज, क्योंकि 440 वोल्ट आ रहा है। इन सीरीज 40 वाट बल्ब गेट फ्यूज। और पैरेलल में बोथ ऑफ देम गेट फ्यूज, क्योंकि एक के फ्यूज होने के बाद भी दूसरे को सप्लाई मिलना चालू है, मिल रही है। मल्टीपल पाथ होते हैं इन पैरेलल, बोथ ऑफ देम गेट फ्यूज, दोनों ही फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को मिल रहा है 440 है और वो सह सकते हैं 220। यहां तक कोई बात नहीं समझ में आई? हाथ ऊपर करो, पूछो। तो अगले सवाल पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। If two identical bulbs, बिल्कुल एक जैसे हैं, identical. If two identical bulbs, each marked with, उन पर जो मार्किंग लगी हुई है वो ये है, each marked with 100 watt oblique 220 volt. Each marked with 100 watt oblique 220 volt are connected in, इनको जोड़ा गया है, are connected in dash, first series, second parallel, first series, second parallel with a supply of, कितना दोगे? 220 440 440 with a supply of 440 volt. Then which of them, उनमें से कौन सा, then which of them get fused? कौन सा फ्यूज हो जाएगा? तो पहले जवाब देना है सीरीज का, हालांकि पहले जवाब तुम जानते हो पैरेलल का। पैरेलल का जवाब सभी लोगों को पता है, both get fused, क्योंकि 220 सह सकते हैं 440। पर तुम्हें एग्जाम में, बोर्ड में ध्यान रखना है सीक्वेंस, इसको बोलते हैं इंटरनल चॉइस, इंटरनल सीक्वेंस, कि पहले फर्स्ट आएगा बाद में सेकंड आएगा। इसमें तुम चेंज नहीं कर सकते, पहले तुम्हें पहले का ही जवाब लिखना है और बाद में सेकंड। तो सीरीज में कौन सा फ्यूज होगा, पहले वाला या बाद वाला? अब यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट है जो रेसिप्रोकेट करती है, तो इसमें पहले या बाद में कुछ नहीं होता, लाइव और न्यूट्रल दोनों आइडेंटिकल बल्ब हैं। तो एक आवाज और आई थी, कोई भी नहीं होगा, वो बात सही है बिल्कुल, बी पॉजिटिव। क्यों फ्यूज होगा? 440 आ रहे, दोनों बल्ब आइडेंटिकल है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, दोनों में करंट सेम है, तो उस पे होने वाला ड्रॉप आईआर वो भी सेम है, तो बराबर बराबर ड्रॉप होगा दोनों पर 220 220, तो दोनों पूरी रोशनी देंगे, कोई भी फ्यूज नहीं होगा। 440 आ रहे हैं, 220 एक पर ड्रॉप होगा, सह लेंगे। तो तुम्हारा जवाब होगा इन सीरीज नाइदर ऑफ देम इन पैरेलल both of them। सीरीज में कोई सा भी फ्यूज नहीं होगा, पैरेलल में दोनों हो जाएंगे। तो बल्ब की कहानी यहाँ खत्म। कुछ और भी सवाल हमें करने। विद्युत केतली यानी इलेक्ट्रिक केटल, जिसमें तुम पानी गर्म करते हो, मैगी बनाने के लिए भी कभी पानी उसमें उबाल लेते हो, कहीं होटल में जाकर ठहरते हो तो चाय बनानी है अगर, तो पानी उसमें गर्म किया जाता है, इलेक्ट्रिक केटल। तो क्वेश्चन लिखना है तुम्हें, अगला सवाल, एन इलेक्ट्रिक केटल, एन इलेक्ट्रिक केटल लिख लिया सबने? अब अपने आप पर हंसो, स्पेलिंग चेक करके, जितने बच्चों ने इसको सी से लिखा है वो अपने आप पर हंस सकते हो।
two resistance coils. Two resistance coils. Full stop. When coil 1 is switched on, when coil 1 is switched on, comma, water boils in 4 minutes, 4 मिनट लगते पानी उबल जाता है। तो मैगी बनाने में कितना लगेंगे? 6 मिनट। वाटर boils in 4 minutes. Full stop. But when coil 2 is switched on, comma, water boils in 6 minutes. Full stop. If both the coils, resistance coils हैं, heating elements हैं, both the coils are switched on simultaneously, एक साथ ऑन करो। Both the coils are switched on simultaneously, comma, connected in dash. First series, second parallel. सीरीज में जोड़कर, पैरेलल में जोड़कर। Then find the time required. Find the time required to boil the water. कितना समय लगेगा पानी को उबालने? Find the time required to boil the water. Question mark. जब तुम्हें इस सवाल को कंपटीशन में सॉल्व करना है तो सिंपल सा रूल है, जो रेजिस्टेंस का होता है सीरीज में वही टाइम का होगा, जो रेजिस्टेंस का होता है पैरेलल में वही टाइम का होगा। पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो पावर बढ़ जाएगी। अभी हमने देखा था पावर बढ़ जाएगी तो समय कम लगेगा। 11 में चले जाओ, वर्क एनर्जी पावर ज्यादा होगी मतलब टाइम कम है, E = W/T। तो पैरेलल में टाइम लगेगा 4 × 6/4 + 6 यानी 2.4 मिनट। सीरीज में टाइम लगेगा 4 + 6 यानी 10 मिनट। कंपटीशन में तो डायरेक्ट हो गया क्योंकि मतलब डॉट फिल करना है। बोर्ड में करना है तो कैसे करेंगे? इक्वेशंस दिखानी होगी। हर बार पानी को उबलना है। विद्युत केतली को इलेक्ट्रिक केटल को हर बार हम सेम वॉल प्लग में लगाएंगे। वहां पे आ रहा है 230 वोल्ट, तो वोल्टेज V फिक्स्ड है, तो हीट डेवलप के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा V²/R × T। तो तुम इक्वेशंस लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V में राइट, बोर्ड में कैसे सॉल्यूशन दिखाना है वो मैं बता रहा हूं। पहली बार जब कॉइल 1 को यूज कर रहे हो, जो हीट डेवलप हो रही है वो H है, मैं उसको लिख रहा हूं V²/R1। टाइम मुझे पता है 4 मिनट लगे, मिनट को मैं सेकंड में नहीं बदल रहा क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन में यूनिट कट जाएगी, मिनट का आंसर मिनट में आएगा। दिस इज इक्वेशन 1। जब मैंने कॉइल 1 को यूज किया, कॉइल 2 को यूज किया, फिर से पानी को उबलना है, सेम हीट डेवलप होगी V²/R2, टाइम लग रहा है 6 मिनट। इक्वेशन 2। तीसरी बार दोनों को सीरीज में जोड़कर फिर लगाया, हीट उतनी ही डेवलप होनी है, फिर से उतने ही पानी को उबलना है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, वही वॉल प्लग है V²/R। रेजिस्टेंस चेंज हो गया R1 + R2। टाइम मुझे नहीं पता, सपोज T सबस्क्रिप्ट S अननोन इंट्रोड्यूस कर दिया, सीरीज में लगा समय। इक्वेशन नंबर 3। चौथी बार दोनों को पैरेलल में जोड़कर यूज कर रहे हैं, तो अब की बार रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 + R2 पैरेलल इक्विवेलेंट। टाइम जो लगेगा माना कि T सबस्क्रिप्ट P। इक्वेशन नंबर 4। इन चार इक्वेशंस को यूज करके हम अननोन TS और TP पता कर लेंगे। सबसे पहले तो तुम एक्सरसाइज करोगे
क्योंकि हीट डेवलप सेम है, बाकी सब सेम। तो R2 होगा 3/2 टाइम्स R1। ये वैल्यू तुम रख दोगे थर्ड में भी और फोर्थ में। ये थोड़ा सा सेंस बहुत जरूरी है, चीजें कम होंगी कि ज्यादा होंगी, इससे तुम्हारी जो सिली मिस्टेक्स है उस पे लगाम लगती है, उस पे कंट्रोल लगता है, क्रॉस चेक हो जाता है। मैथमेटिक्स तुम्हें सही जवाब नहीं देगी, फिजिक्स सही जवाब देगी। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि हीट सेम है, वोल्टेज सेम है, तो अगर टाइम ज्यादा लग रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। जब तुमने इसमें रख दिया तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई इन टर्म्स ऑफ R1, ये भी कन्वर्ट हो गई इन टर्म्स ऑफ R1। अब तुम 3 और 1 का रेशियो लोगे, ओनली अननोन इज TS, वो मिल जाएगा। 4 और 1 का रेशियो लोगे, ओनली अननोन इज PP, वो मिल जाएगा। इस तरह से सॉल्व इसको अपने आप कर लेते। दो सवाल और हैं हीटिंग इफेक्ट पे, उनको खत्म करते हैं, ये आर्टिकल खत्म हो जाएगा। सभी ने नाम सुना है फ्यूज वायर। दिवाली पे जब मुझे पटाखे चलाने होते थे, यानी एक समय ऐसा था पॉल्यूशन का लेवल कम था, तो हम लोग पटाखे चलाया करते थे, एंजॉय किया करते थे। अभी बंद कर दिया, पिछले 12 साल से कोई पटाखे दिवाली पर नहीं चलाते, या नाम मात्र के थोड़े बहुत कभी चलाया। तो उससे पहले जब मैं तुम्हारे बराबर था 9, 10, 11, 12 में, नया तरीका हमने निकाला था। पेड़ तो लगाए थे, तो पेड़ में तार पहुंचाकर उसमें एक हीटिंग एलिमेंट का टुकड़ा लगा देते थे, हीटर के वायर 9 वोल्ट का, उसमें घंटी वाले स्विच से ऑन ऑफ। अच्छा, तार उस समय जो है उनको खर्चा करने के लिए पैसे नहीं मिलते थे, तो तार कहां से निकालते थे? कोई पुरानी ट्यूबलाइट की चौक है उसको फोड़ा, उसमें से तार मिल जाता था। पुराना कोई ट्रांसफार्मर है, एडाप्टर होता था उसमें, ट्रांसफार्मर उसको खोल लेते थे ट्रांसफार्मर, उसमें तांबे का तार मिलता था, इंसुलेटेड कॉपर वायर। ज्यादा जोर से पकड़ोगे तो करंट आएगा, हल्के हाथ से पकड़ोगे उस पे इंसुलेशन की लेयर होती है पेंट की, तो करंट नहीं आता। दिखने में ऐसा लगता है बेयर वायर है, और वो पेंट की एक लेयर होती है उसके ऊपर। तो वो तार सस्ता पड़ता था, सीधे उसी को लगाते थे। घंटे के स्विच के साथ वो तार लगाया, सीरीज में घंटे का स्विच लगाया, जैसे मैं घंटे के स्विच को प्रेस करूंगा वहां हीटिंग एलिमेंट रेड आउट हो जाएगा। तो अगर ऊपर से चलाना है तो बल्ब की बत्ती उसमें लगा देते थे हीटिंग एलिमेंट में, यहाँ से स्विच दबाया, गर्म होता था, बत्ती जल जाती थी, बम नीचे गिर के फटता था, कोई भी पास से निकला तो एकदम से चौंक जाता था। जमीन में लगा के धमाका करना है तो फिर तार बिछा देते जमीन में गड्ढा खोद के, झिल्ली काट के, और वहां पे फिर वो हीटिंग एलिमेंट लगाते थे, और फिर वहां पे बम लगाते थे, ब्लास्ट होता था, धूल भी उड़ती थी। ठीक है, अब फ्यूज वायर, उसमें भी सेम क्या होता है, अगर तुम हीटिंग एलिमेंट की जगह तार ही लगा दो, तार का एक टुकड़ा लगा दो, पतला टुकड़ा, वहां तक पहुंचने वाला तार मोटा होना चाहिए, और ये जो लास्ट में तार लगा हुआ है पतला होना चाहिए, ये फ्यूज का काम करेगा। तो ये स्पार्कल्स छोड़ता हुआ ब्रेक होता है, मेल्ट होता है। तो फ्यूज का फंक्शन क्या है? बेसिकली सर्किट को ब्रेक करना। फ्यूज वायर अगर लगाते हो तो वन टाइम यूज होगा, एलिमेंट लगाते हो तो बार-बार यूज कर सकते, रीयूज कर सकते। तो फ्यूज का फंक्शन है सर्किट ब्रेक करना। अब सर्किट ब्रेक करने की हमें कहां-कहां जरूरत है? बेसिक्स में जाओ। सर्किट ब्रेक करने की आज तो क्या होता है, क्या होता है, एमसीबी, वो ट्रिप हो जाती है। किधर ट्रिप होती है? नीचे के ऊपर, ऑफ होती तो नीचे होती है, ऑन करना होता है तो मेन स्विच में भी ऐसा है, नीचे ऑफ होता है मेन स्विच और ऊपर ऑन, जबकि बाकी जो स्विचेस हैं वो नीचे ऑन होते हैं ऊपर ऑफ। क्यों? भगवान ने ऐसा बनाया? भगवान ने तो नहीं बनाया, आदमी ने बनाया। क्यों बनाया? क्या कोई इंजीनियरिंग कंसीडरेशन है, डिजाइन कंसीडरेशन हमें ध्यान रखना? मेन स्विच ऑफ करने की जरूरत तब पड़ती है कोई डिजास्टर हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस केस एक्सीडेंट अगर कोई हो गया है तो हो सकता है जो मेन स्विच ऑफ करने जा रहा है वो घायल हो, कमजोर हो चुका हो, तो ग्रेविटी हेल्प करेगी। अगर नीचे ऑफ करना है तो मरता गिरता पड़ता जाकर लटक भी जाएगा मेन स्विच पे, मेन स्विच ऑफ करना उसके लिए आसान है, ग्रेविटी विल हेल्प। पर अगर ऊपर ऑफ करना होगा तो उसको ताकत लगाना, काम आसान होना चाहिए, इसलिए
मेन स्विच नीचे की तरफ ऑफ होता है, ऊपर की तरफ। ये डिजाइन कंजर्वेशन, इट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। ठीक है, अब फ्यूज के दो फंक्शन, ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हो गया तो ओवरलोड। पहले आपको क्लास में अगर नहीं पढ़ना होता था और न्यूसेंस क्रिएट करना होता तो क्या करते थे, पहले फ्यूज होते थे कट आउट। फ्यूज उड़ाने के लिए हम क्या करते थे, एक तार रखते थे, उस तार को लाइन न्यूट्रल में कनेक्ट कर देते थे, स्विच ऑन कर देते थे। क्या होगा, इसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। बिना रेजिस्टेंस के पाथ कंप्लीट हो गया तो लार्ज करंट फ्लो होगी, प्रॉपर रेटिंग का फ्यूज लगा हुआ है तो उड़ जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा, लाइट बंद हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। ऐसा पहले होता था, अब नहीं होता। पहले पढ़ाई तो करते थे स्कूल्स में जाके, एक्टिविटीज होती सारी अपनी। तो शॉर्ट सर्किट में फ्यूज लाइन को जलने से बचा लेगा। अगर मान लो मोटा फ्यूज लगा दिया, मैक्सिमम दुकानों में जो आग लगने की घटनाएं होती है रात के वक्त, चिपकली आ गई, शॉर्ट सर्किट हो गया चिपकली की बॉडी से। चिपकली की बॉडी कंडक्टिंग है, लाइव और न्यूट्रल के बीच चिपकली आ गई तो शॉर्ट सर्किट हो गया। अगर फ्यूज वायर प्रॉपर रेटिंग का नहीं है तो फ्यूज ब्लो नहीं होगा। दुकानदार ने मान लो फिजिक्स नहीं पढ़ी, वो क्या करता है, बोलते हैं बार बार फ्यूज उड़ता है, मोटा तार लगाओ, उड़े रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, पूरी लाइन जलेगी क्योंकि लार्ज करंट फ्लो होगी पूरी लाइन। फ्यूज वायर बचा रहा था। अगर प्रॉपर रेटिंग का फ्यूज है, जैसे ही करंट की रेटिंग ज्यादा होती है फ्यूज उड़ जाता है, सर्किट ब्रेक होता है। ये डिजाइन है, हल्की फुल्की एप्लीकेशन जैसे प्रोजेक्टर लगा लिया या कोई और छोटी मोटी एप्लीकेशन यहाँ पे लगा ली, उसके लिए डिजाइन है। तो पीछे जो तार जा रहा है उसमें आधा एम्पियर या 1 एम्पियर करंट ले जाने की एबिलिटी है। मैं यहाँ पर एसी लगा के चलाऊंगा, ये 20 रुपए वाला जो एसी लगने वाला है अभी, उसकी सप्लाई मैं यहाँ से दे सकता हूँ, दे तो सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या सीधे एमसीबी ट्रिप होगी और फ्यूज लगा तो फ्यूज उड़ जाएगा क्योंकि वो एसी लार्ज करंट खींचेगा। अगर वो फ्यूज ना उड़े तो ये जो पूरा का पूरा तार है यहाँ से लेकर वहां तक का वो जल जाएगा क्योंकि वो पतला तार है, इतनी लार्ज करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो फ्यूज दो केस में सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है, ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। कई बार तुम देखते हो प्रेस लगाकर ऑन करते हो, प्रेस कई बार तार घूम जाने की वजह से वहीं पे तार शॉर्ट हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। पता तब चलता है जब सीधे फ्यूज उड़ जाता है या एमसीबी ट्रिप होता है, तो पता चलता है आप प्रेस में कहीं तार शॉर्ट हो जाता है, वो शॉर्ट सर्किट। क्वेश्चन करेंगे, लिखोगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शो that function of a fuse wire is independent of its length. Function of a fuse wire is independent of its length. हमें ये बताना है कि फ्यूज वायर का फंक्शन यानी मेल्ट होना उसकी लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। क्या फ्यूज ऑब्सोलीट हो गया है, क्या इस्तेमाल नहीं होता? जवाब है नहीं, अभी भी इस्तेमाल होता है बहुत सारे डिवाइसेस में। इन्वर्टर में फ्यूज है, ये जो जितने भी व्हीकल्स हैं इनमें फ्यूज बॉक्स होता है अलग से, कार में भी होता है, मोटरसाइकिल में भी होता है, फ्यूज होता है। अभी भी वो कांच वाले फ्यूज इस्तेमाल हो रहे हैं, कांच की ट्यूब होती है जिसमें पतला सा तार होता है और दोनों साइड कैप होती है मेटल। हालांकि एमसीबी आ गए हैं, उसको हम एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं, फिर भी फ्यूज इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है फ्यूज वायर लंबा हो या छोटा हो, इट डजंट मैटर, वो सेम करंट रेटिंग पर मेल्ट होगा, सेम टाइम में मेल्ट होगा। ऐसा क्यों होगा वो पता नहीं, प्रूव करना है, तो हम मैथमेटिकली इसको प्रूव करेंगे। फ्यूज वायर मेल्ट क्यों हो रहा है? अगर उसका टेंपरेचर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच रहा है तो मेल्ट हो रहा है। टेंपरेचर मेल्टिंग पॉइंट तक इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि फ्यूज वायर में जब करंट फ्लो हो रहा है तो हीट डेवलप हो रही है, कितनी I² RT। फिर तुमने 9-10 में फॉर्मूला पढ़ा है, Q = ms डेल्टा थीटा, तो हम दोनों को यूज करेंगे इक्वेट करके, तो तुम लिख सकते हो सॉल्यूशन में। we know that heat developed in fuse wire can be written as
can be written as H equal to I square RT equal to MS। C भी लिख सकते हो, C लिखो या S लिखो, वो स्पेसिफिक हीट है। तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन में तुम्हें याद दिला देता हूँ, heat required to raise the temperature of unit mass of substance by unit H। पर्टिकुलर वाटर की बात करें तो 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड स्पेशल रेंज है, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। लेटेंट हीट अलग होती है, स्पेसिफिक हीट अलग होती है, और हीट कैपेसिटी जिसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कह देते हैं वो अलग होती है। मास से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगी हीट कैपेसिटी, मास से डिवाइड कर दो तो स्पेसिफिक हीट यूनिट मास। अब यहां से मुझे दिखाना है कि ये जो टाइम है जो उसको मेल्ट होने में लगेगा, जबकि टेंपरेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, रूम टेंपरेचर और मेल्टिंग पॉइंट का टेंपरेचर दोनों का डिफरेंस, दैट इज डेल्टा T। तो T किसके बराबर आ रहा है, मास को मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, लिख दिया, डेंसिटी को D से दिखाया। स्पेसिफिक हीट ऐसी की ऐसी डेल्टा थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं T मेल्टिंग या थीटा मेल्टिंग, थीटा से दिखा लो, थीटा से दिखा रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, MP भी लिख सकते हो माइनस थीटा सराउंडिंग डिवाइडेड बाय, एक तो I या नीचे I का स्क्वायर, रेजिस्टेंस R को मैं लिख सकता हूं रॉ L by A, जहां पे रॉ रेजिस्टिविटी है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ, तो लेंथ ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ वाली लेंथ और वॉल्यूम वाली लेंथ, तो वॉल्यूम का एरिया बचेगा और ये एरिया मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाकर, तो A का स्क्वायर आएगा ऊपर, डेंसिटी D आएगी, स्पेसिफिक हीट आएगी, थीटा मेल्टिंग पॉइंट आएगा माइनस थीटा सराउंडिंग आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे आएगा I का स्क्वायर रेजिस्टिविटी रॉ। तुमसे एक सवाल पूछा जाता है कि फ्यूज वायर के लिए जो मटेरियल हम चूज करें उस मटेरियल में क्या विशेष बात होनी चाहिए, ये टाइम जितना कम लगेगा फ्यूज का फंक्शन उतना ही इफेक्टिव होगा, डैमेज उतना ही कम होगा। ये टाइम कम लगेगा जब स्पेसिफिक हीट कम हो, जब मेल्टिंग पॉइंट कम हो, जब रेजिस्टिविटी ज्यादा हो। तो ये फ्यूज वायर के लिए एप्रोप्रिएट मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टी भी इस फॉर्मूले से हमें पता चल रही, इसी फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है लेंथ कट गई, लेंथ एक्सप्रेशन में नहीं आ रही, तो नीचे लिख दोगे क्लियरली टाइम रिक्वायर्ड टू मेल्ट द फ्यूज वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ। क्लियरली टाइम रिक्वायर्ड टू मेल्ट द फ्यूज वायर is independent of its length. Time required to melt the fuse wire is independent of its length. या मिलती जुलती कोई और लैंग्वेज में तुम लिख सकते हो, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। तो 2 नंबर का ये सवाल हमने किया। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट से, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। शो दैट we should prefer aluminum wire. We should prefer aluminum wire compared to copper wire. We should prefer aluminum wire compared to copper wire for overhead, यानी सर के ऊपर overhead power cables. For overhead power cables, full stop bracket start करके लिखोगे for same length and same resistance, for same length and same resistance, समान लंबाई और समान प्रतिरोध के लिए हम एल्यूमिनियम के तार को प्राथमिकता देंगे तांबे के तार के तुलना में। क्यों? देखो तुम्हारे सर पर प्लास्टिक के पाइप लटके हुए हैं, एसी जो लगना है उसके लिए लोहे के पाइप नहीं लटका है, उधर वो मजबूरी थी तांबे के पाइप लटका है। दोनों के अगर तुम सपोर्ट देखोगे तो थोड़े डिफरेंट है,
प्लास्टिक का पाइप कंपैरेटिवली हल्का है, उसके सपोर्ट में अलग तरह का है फिक्शन, और वो जो तांबे के पाइप है उनके सपोर्ट में अलग तरह है। अगर सर के ऊपर से पावर केबल जा रही है, पहले क्या बैटन सिस्टम होता था, अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं होती थी कि छत के अंदर पाइप में से जा रहा होता, तो जब अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं थी तो ऐसे सिचुएशन में बैटन पे अगर भारी तार है तो समय के साथ वो लटक जाता था। हाउसिंग बोर्ड के पुराने मकानों में आज भी जहां पर बैटन वाली वायरिंग कहीं देखने को मिले तो पंखे तक जाने वाला तार लटक जाता है समय के साथ, वो लटका हुआ है। हालांकि हाउसिंग बोर्ड वाला नहीं है, पर ये क्लिप लगा के लगाया था वजन की वजह से। तो हम क्या प्रेफर करेंगे, तार कैसा हो, छत पे से जाने वाला हल्का। तो पता है खंभों पे जो तार है तांबे के नहीं है, क्या गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो बिछा सकता है और तांबे के तार भी लगा सकता है। तो कौन से तार है, एल्यूमिनियम के सारे, लोहे के नहीं है, एल्यूमिनियम के, ठीक है। लोहे को तो जंग लग जाता, रेजिस्टिविटी ज्यादा, तो एल्यूमिनियम को हम प्रेफर करें। क्यों, सेम रेजिस्टेंस और सेम लेंथ के लिए आपको शो करना है, प्रूव करना है, मास कम होगा, एल्यूमिनियम हल्का पड़ेगा। उसका तरीका क्या रहेगा, सॉल्यूशन रेशियो निकालो, मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर। अगर ये रेशियो लेस देन 1 आ गया तो हम बोलेंगे एल्यूमिनियम हल्का है वजन। इसके लिए कुछ डेटा तुम्हें दिया हुआ है रेफरेंस साइड में, क्वेश्चन के वहीं पर लिख दो गिवन क्या दिया हुआ है वो देखो, तुम्हें डेटा दिया हुआ है रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम। अगर तुम टेबल से देखो तो एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है कॉपर की रेजिस्टिविटी से, थोड़ी सी ज्यादा। वजन की बात करें तो तुम्हारे एक हाथ में 1 किलो तांबा रखे, एक हाथ में 1 किलो एल्यूमिनियम, तो तांबा जितना रखा हुआ है वो हाथ तुम्हें भारी लगेगा, बिकॉज डेंसिटी जो है तांबे की इतनी ज्यादा होती है कि उस पे बायट फोर्स कम लगेगा, उसको वॉल्यूम कम होने की वजह से तुम्हें लगेगा वो ज्यादा भारी। तो डेंसिटी ऑफ कॉपर इज मच मोर ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की डेंसिटी काफी कम, कॉपर की डेंसिटी बहुत ज्यादा। ये डेटा दिया हुआ है, इसके बेसिस पर हम ये प्रूव करेंगे। तो तुम यहाँ लिख सकते हो मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, वॉल्यूम ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ कॉपर। जो सबस्क्रिप्ट में वो सबस्क्रिप्ट ही देखना चाहिए, बराबर में मत लिखना, दाल बन जाएगी DL, रोटी के साथ खा लो। एरिया इनटू लेंथ, AL, लेंथ सेम है कॉपर और एल्यूमिनियम की, ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो जाएगा। एरिया ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ कॉपर। लेंथ तो कट गई, डेंसिटी का रेशियो हमें पता है, डेंसिटी का रिलेशन, पर एरिया का रिलेशन नहीं पता। एरिया का रिलेशन निकालने के लिए हम कंसेप्ट यूज करते हैं, हमको दिया हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम। जो तार ले रहे हैं हम L लेंथ का, चाहे तांबे का हो चाहे एल्यूमिनियम का, रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो रॉ L/A। तो यहां से एरिया पिक्चर में आया, हमें एरिया का रिलेशन मिल गया, AL अपॉन ACU इक्वल टू रॉ L अपॉन रॉ C। इसको उठाकर रख देंगे, मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर इक्वल टू, लेंथ तो कट गई थी, एरिया की जगह रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इनटू डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर। अब तुम जजमेंट दे सकते हो। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की थोड़ी सी ज्यादा है, तो ये डेटा 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, पर डेंसिटी बहुत कम है तो ये डेटा 1 से बहुत छोटा होगा, तो ओवरऑल इट इज लेस देन।
न्यूमेरिकल डेटा भी कई बार दिया होता है क्वेश्चन में, उस न्यूमेरिकल डेटा को रखकर आप प्रूव कर सकते हैं कि मास ऑफ एल्यूमिनियम हमेशा कम पड़ेगा मास ऑफ कॉपर से, तो वेट भी कम पड़ेगा, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्यूमिनियम के तार हल्के रहेंगे, इसलिए हम एल्यूमिनियम वायर प्रेफर करेंगे ओवरहेड पावर केबल। तो यहाँ पर ये हीटिंग इफेक्ट वाला पार्ट खत्म होता है। एक एडिशनल एक्सरसाइज जो तुमको करनी है, तुम्हारे कमरे में जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट, एलईडी, पंखा, कूलर, उन सबकी रेटिंग या तो पावर या तो उस पे लिखा हुआ रेजिस्टेंस या तो उसकी करंट कंजम्पशन की रेटिंग, ये मानते हुए कि इनपुट सप्लाई 230 वोल्ट है टू 30 वोल्ट, तुम्हें अपने एक महीने का बिजली का बिल कैलकुलेट करना है, किलोवाट आवर में यूनिट निकालनी है और यूनिट कॉस्ट से उसको मल्टीप्लाई करके बिल कैलकुलेट करना है और उसको कंपेयर करना है जितना तुम पे कर रहे हो, तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कैसे कैलकुलेशन की जाती है। प्रैक्टिकल फैक्ट, बिजली का बिल कितना आना चाहिए, ज्यादा अगर दे रहे हो तो तुम डिस्कस कर सकते हो, अगर तुम पे करते हो मकान मालिक से डिस्कस कर सकते हो कि मेरा कंजम्पशन इतना है, बिल ज्यादा आ रहा है तो आपका मीटर तेज दौड़ रहा है, ठीक है। KWH निकालना है तुमको, तुम कोई भी फॉर्मूला लगाओ, P इक्वल टू VI, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, VI इनटू T, कितने समय के लिए इस्तेमाल कर। 10th क्लास में ऐसे सवाल किए थे तुमने। This is all about heating or thermal effect of current. बोलो। डोमेस्टिक 7 रुपए कुछ पैसा है तो तुम 8 रुपए से कैलकुलेट कर रहा हो। एक्चुअल में अलग-अलग स्लैब है कि कंजम्पशन 50 यूनिट है, 50 यूनिट से ज्यादा है, वो पूरे मार्केट के लिए लगता है, तो हम हाईएस्ट स्लैब की बात करेंगे तो ये पड़ेगी 7 रुपए कुछ पैसा। इसको तुम किराया पे लिया कमरा, उस समय जो तय की थी उसको मान के दो। कमर्शियल जाओ, कमर्शियल में भी स्लैब्स हैं, बिजली का बिल जो आता है उसके पीछे लिखी हुई होती है और तुम्हारे पास गूगल है तो तुम गूगल में टाइप करके पता लगा सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट पे मैं जा रहा हूँ, दिस पार्ट इज ओवर। हमें पढ़ना है EMF, वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो तुम हेडिंग लगा सकते हो EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लिखते वक्त कोई डॉट नहीं आएगा। EMF इसके लिए जो सिंबल इस चैप्टर में हम यूज करेंगे वो ये सिंबल है, गोल बटोली। हालांकि इसी EMF के लिए डिफरेंट चैप्टर्स में कभी हम कैपिटल E भी यूज करेंगे, कभी स्मॉल E भी यूज करेंगे EMF को दिखाने के लिए। आगे जब तुम EMI ऐसी पढ़ोगे इसमें स्मॉल E से दिखाएंगे, कैपिटल E से दिखाएंगे। कई बार ऐसी सिचुएशन, हालांकि नहीं मिलती, बहुत रेयर केस है, ऐसी सिचुएशन मिलेगी जहां पर तुम्हें एप्सिलॉन भी दिखाना है और EMF का ये भी दिखाना है। तो एप्सिलॉन बनाने का तरीका ये होगा, C बनाओ, C में एक डंडा बीच में लगाओ। नाउ एप्सिलॉन इज डिफरेंट फ्रॉम EMF, सिंबल डिफरेंट होगा। इस चैप्टर में हम ये पर्टिकुलर सिंबल यूज करेंगे। नाम इसका फोर्स है, पहला सवाल बनता है क्या ये फोर्स है? नाम फोर्स है? फोर्स नहीं है। जैसे नाम भिखारी दास हो सकता है कई बंगलों का मालिक हो, बहुत सारी गाड़ियां हो, मिले हो। नाम करोड़ी वाला हो सकता है भीख मांग रहा हो, तो मिसनॉमर है, यथा नाम तथा गुण नहीं। क्यों नहीं है फोर्स? एक्चुअल में EMF होता क्या है? EMF इज लिंक्ड विद इस सेल, सेल के साथ लिंक। सेल कौन सा सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल का मतलब कोई कमरा भी हो सकता है, सेल के कई मतलब हो सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में
सेल कैसे बनता है? दो डिसिमिलर मेटल, जैसे मैंने बोला डिसिमिलर मेटल, तुम्हारे माइंड में क्लिक करना चाहिए सीबैक इफेक्ट, थर्मोइलेक्ट्रिसिटी। ओरली मैंने बताया कि अगर दो डिसिमिलर मेटल लेकर उनका जंक्शन बनाते हैं, एक तांबे का तार एक लोहे का तार ज्वाइंट कर देते हो, एक को गर्म करते हो एक को ठंडा करते हो, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस एक थर्मो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, उसके वजह से करंट फ्लो होती है, उसको बोलते हैं थर्मोइलेक्ट्रिसिटी और इस इफेक्ट को कहते हैं सीबैक इफेक्ट। वैसे फिर से हम बात करें दो डिसिमिलर मेटल्स, अब की बार जंक्शन नहीं बना रहे, दो डिसिमिलर मेटल्स अगर तुमने लिए केमिस्ट्री में चले जाओ, उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट है, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफरेंट है। इन डिसिमिलर मेटल्स को अगर तुम सेम लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर रहे हो, सेम सॉल्यूशन में, सॉल्ट के सॉल्यूशन में, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर लेती है, एक छोड़ देती है, एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज, यानी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाता है। और अब अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नल सर्किट में एक वायर से जोड़ दिया जाए तो करंट फ्लो हो जाती है, किसकी वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, जब तक करंट फ्लो नहीं करवा रहे, उसको कहते हैं ईएमएफ, क्योंकि ये मजबूर करेगा इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, इसलिए फोर्स कह देते हैं। हालांकि ये फोर्स नहीं है, क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए, दो तरह से हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो लिखोगे इट मे बी डिफाइंड एज तुम्हें बता दो पोटेंशियल डिफरेंस होता था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये भी क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको वोल्ट में नापते हैं। वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट चार्ज, इट इज डिफाइंड एज वर्क रिक्वायर्ड टू मूव a unit charge through the whole circuit, WHOL whole, पूरा का पूरा, work required to move a unit charge through the whole circuit। अब ये whole circuit का मतलब क्या है? ब्रैकेट में लिखोगे external plus internal, through the whole circuit, bracket start, external plus internal। लाइक से कैसे लिखते हैं? तीन चीजें पढ़ने वाले हैं, ईएमएफ, वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, इनको समझ लो होता है। अगर एक सेल मैंने बनाया, सेल सबसे पहला सेल नाम आता है इन्वेंशन के लिए लुइगी गैल्वानी ने मेंडल की टांग में एनिमल इलेक्ट्रिसिटी ढूंढ निकाली। पहले क्या होता था? डाइसेक्शन होता था, डिसेक्शन होता था, मेंढक चूहे ये सब काटने को मिलते थे जो बायोलॉजी लेते थे, वो काटने को पड़ता था। साइंस लेते थे तो भी, अगर बायो होती थी इवन 10th में भी कटवा देते थे कई बार। अब उनके इंटरनल ऑर्गन्स निकालना होते थे, किडनी हार्ट सब निकाल के देखना होता था और फिर वापस उसको पैक करके सिलना होता था। जिसका जानवर सिलने के बाद जिंदा हो जाता था, ऑपरेशन सक्सेसफुल, उसको कोई नंबर नहीं मिलता, जो मर गया उसके नंबर कट जाते थे। तो ऐसा हो रहा, तो हमारे टाइम में बंद हो गया था डाइसेक्शन, बायोलॉजी वालों ने भी नहीं किया था, तब से बंद ही चल रहा है, जानवरों पर अत्याचार माना गया था। पर मेरे पिताजी के टाइम में उन्होंने मेंढक को काटा भी था और सिला भी था और वो जिंदा भी हो गया था। लुइगी गैल्वानी ने क्या किया? लुइगी गैल्वानी ने जब ऑलपिन चुभोई एक मरे हुए मेंढक की टांग में, तो उसमें कुछ हरकत हुई, तो उसने बोला ये शायद इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, एनिमल इलेक्ट्रिसिटी उसको नाम दिया। हालांकि ये कोई सेल नहीं था। पहला प्रॉपर सेल डिजाइन किया अलेक्जेंडर डी वोल्टा ने, जिसका नाम था सिंपल वोल्टेज सेल। उसने एक तांबे की पत्ती ली, एक जस्ते की पत्ती यानी कॉपर एंड जिंक, और इनको डिप किया डाइल्यूट H2SO4 के सॉल्यूशन में, एक वेसल में, एक बर्तन। तो उसने देखा कि कॉपर और जिंक के बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, उसको नापा तो मिला 1.08 वोल्ट। इसको उसने नाम दिया सिंपल वोल्टेज सेल। इसमें कई ड्रॉबैक्स थे, केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, सेल के डिफेक्ट्स, लोकल एक्शन, जो जिंक यूज किया था वो कमर्शियल जिंक था, तो उसमें क्या होता, जो इंप्योरिटी एटम्स होते थे वहां से रिएक्शन स्टार्ट हो जाती थी। तो एक ही इलेक्ट्रोड पर
मल्टीपल सेल्स बन जाते थे, जिंक वेस्ट हो जाता था। तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए जो जिंक की इलेक्ट्रोड हम लेने लगे उसको हमने अमलगमेटेड कर दिया। अमलगम नाम फैमिलियर है? उसमें कास्टिंग करते हो, जैसे कुल्फी बनाते हैं, सुनते जाओ फटाफट फटाफट, दिमाग इधर उधर कहीं मत जाने देना। जैसे कुल्फी बनाते हैं, एक सांचा होता है, उसमें रबड़ी डालते हैं, डंडी डालते हैं, कुल्फी निकलती है बाहर। वैसे ही सांचा होता है, मोल्ड होता है, उसमें जिंक डाला जाता है पिघला, फिर सांचे को खोलते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोड निकलती। तो कास्टिंग करते वक्त उसमें मिक्स कर देते हैं 2 to 4% मर्करी, 2 से 4% Hg हाइड्रोजन मर्करी डाल देते हैं। मर्करी क्या करता है, जो इम्प्योरिटी एटम होते हैं उनके साथ मिलकर अम्ल बना देता है और उनको सरफेस पे एक्सपोज होने से रोकता है। तो ये सस्ता तरीका है, क्योंकि हम प्योर जिंक इस्तेमाल नहीं कर सकते। जितने भी प्योर मटेरियल आते हैं, जैसे जैसे प्योरिटी बढ़ती जाएगी केमिकल्स में, कॉस्ट बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट अगर तुम प्योर लोगे तो आज से 20 साल पहले 500 रुपए किलो था प्योर कॉपर सल्फेट, जबकि आज से 20 साल पहले के रेट पता है मुझे, आज से 20 साल पहले ये कमर्शियल ग्रेड कॉपर सल्फेट 50 रुपए किलो था। 50 रुपए किलो, 500 रुपए, प्योरिटी में डिफरेंस आता है। तो जिंक हमने क्या किया, अमलगमेटेड कर दिया, तो वो लोकल एक्शन वाली प्रॉब्लम खत्म हो। एक और प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन of this cell। बोलो। तुम्हारे दादाजी से पूछना, वो बेटर बता पाएंगे। उनको सिखाया से आता था, और वो मेंटल थोड़े स्पेशल होते थे, साइज में बड़े होते थे, ठीक है, समुद्री मेंटल होते थे, ऐसे बोलो साइज में बड़े होते थे। जैसे आदमी को बेहोश करते हैं ना, तो उस जानवर को पहले बेहोश करते हैं, बेहोश करने के बाद काट पीट करते हैं। अच्छा, मैं जो बता रहा था तुमको, दूसरा डिफेक्ट पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या होता है, कई बार तुम देखते हो कि सेल को तुमने कैमरा में लगाया, कुछ टाइम बाद करंट देना बंद कर देता है, फ्लैश चमकाना बंद कर देता है, पर उसी को अगर कुछ घंटे हम छोड़ देते हैं, मिसकंसेप्शन है, कुछ लोग बोलते हैं धूप में रखो रिचार्ज हो जाएगा, रिचार्ज नहीं होता, वो सेल एक्चुअल में पोलराइज हो गया होता है। कुछ घंटे छोड़ देते हो तो उसमें एक रिएक्शन होती है, यानी उसमें जो हाइड्रोजन जाकर डिपॉजिट हो जाती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, उस हाइड्रोजन को MnO2 जो कि एक ऑक्सीडाइजर है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, वो कन्वर्ट कर देता है वाटर में, जिससे वो हाइड्रोजन के लेयर जो आयन का ट्रांसफर रोक देती है, OH+ आयंस का ट्रांसफर रुक जाता है, उससे वो वापस से स्टार्ट हो जाता है, सेल फिर से करंट देना शुरू कर देता है। तो पोलराइजेशन डिफेक्ट को कंट्रोल करने के 3 मेथड है। टाइम टू टाइम इलेक्ट्रोड को निकालो, हाइड्रोजन की जो लेयर जम के उसको रगड़ के साफ कर दो, मैकेनिकल मेथड। दूसरा मेथड है ऑक्सीडाइजर यूज करो, जैसे MnO2 या KMnO4 या K2Cr2O7, इनको यूज करो। तीसरा मेथड है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, हम यूज करते हैं कॉपर सल्फेट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, किसमें यूज करते हैं, डैनियल सेल होता है, डैनियल सेल में हम यूज करते हैं कॉपर सल्फेट। तो जो 2H+ आयंस जाते हैं CuSO4 के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना देते हैं, और Cu+2 आयन जाकर कॉपर के वेसल पे डिपॉजिट होते हैं, जो कंडक्टिंग होता है, नेचर में नॉन कंडक्टिंग नहीं होता। ये सब केमिस्ट्री में तो पढ़ोगे। तो पोलराइजेशन डिफेक्ट भी कंट्रोल हो गया। तो अलग-अलग कई तरह के सेल्स अब बाद में बने, डैनियल सेल, लैग्रांज सेल, ड्राई सेल, लैग्रांज सेल की ड्राई फॉर्म, लेड एसिड सेल, प्राइमरी और सेकेंडरी, कई कैटेगरी हुई, बैटरीज बनी, लिथियम आयन जो तुम यूज करते हो मोबाइल में, निकल कैडमियम सेल, निकल आयरन सेल जो चार्जेबल सेल आते हैं। तो वास्तव में इस सेल के लिए हम एक इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन करते हैं, वो है EMF। इसको हम ओपन सर्किट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म TPD। तो और लगा के दूसरी डेफिनेशन लिखोगे। मैं तुम्हें ये बता रहा था इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल सर्किट क्या, गौर करो एक टॉर्च है, टॉर्च में 2 सेल लगे हुए सीरीज, जब करंट फ्लो होगा बटन दबाएंगे तो बल्ब में करंट फ्लो होगा, बल्ब का फिलामेंट है या LED है, लाइट एमिटिंग डायोड, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका कुछ रेजिस्टेंस है, वो तो हुआ एक्सटर्नल सर्किट, उसका रेजिस्टेंस। फिर सेल में खुद में करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच आयंस का आदान प्रदान हो रहा है, इंटरचेंज एक्सचेंज हो रहा है, तो वो बोलेंगे इंटरनल सर्किट। तो कुछ रेजिस्टेंस इंटरनल मिलता है, कुछ एक्सटर्नल मिलता है, उसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। तो टोटल वर्क डन इंटरनल
क्या होता है TPD? Terminal potential difference. It is TPD when no current is drawn from the cell. जब सेल से कोई करंट नहीं ले रहे हैं, when no current is drawn from the cell, that is I dot E dot, that is the cell is in open circuit. No current is drawn from the cell, that is the cell is in open circuit. कोई करंट नहीं लिया जा, तो वो EMF, वोल्टेज क्या होता है? मान लो वो टॉर्च है, टॉर्च में दो सेल लगे हुए हैं, मैंने क्या किया, सेल के पॉजिटिव से एक तार निकाला और दूसरे सेल के नेगेटिव से एक और तार निकाला, जबकि पहले सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव पे कनेक्टेड है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। इन दो तार को निकाल के वोल्ट मीटर को दे दिया, अभी बटन ऑन नहीं किया, टॉर्च जल नहीं रही, क्या वोल्ट मीटर रीडिंग देगा? मान लो वो आइडियल वोल्ट मीटर है, यानी उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो जवाब है हाँ रीडिंग देगा। कितने देगा? एक पेंसिल सेल का EMF तुम जानते हो कितना लिखा होता है? 1.5, तो 2 में 3 वोल्ट उसको रीडिंग देनी चाहिए, बट द प्रैक्टिकल फैक्ट अगर सेल नए हैं तो 3 वोल्ट नहीं देगा, कितना देगा? 3.2 देगा, थोड़ा ज्यादा देगा, ऐसा होता है। अब जैसे बटन ऑन करते हैं, करंट फ्लो हो गई, करंट फ्लो हो गई तो सेल आ गया क्लोज सर्किट में, वोल्ट मीटर की रीडिंग अब भी आती है पर घट जाती है, 3.2 से घटकर 2.7 रह जाती है। तो ये 2.7 है, इसको बोलते हैं क्लोज सर्किट TPD, इसको बोलते हैं वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। और जब बटन ऑन नहीं किया, रीडिंग आ रही है 3.2, उसको बोलते हैं EMF, ओपन सर्किट TPD। तो ये दोनों में डिफरेंस है। एक जो बच्चा दिख रहा है, चश्मा लगा रखा है, सिंसियर दिख रहा है, लग रहा है कि हाँ अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छा नंबर लाएगा, अच्छी रैंक बनाएगा, जो दिख रहा है वो EMF। जब अंडर प्रेशर वो काम करता है कंपटीशन में कि मेरे नंबर उससे, दोस्त जो उसी के इलाके से आया उससे कम आए, तो पापा बोलेंगे अरे उससे भी कम नंबर लाया। अंडर प्रेशर जब वो काम करता है तो जो वास्तव में परफॉर्मेंस आती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, दैट इज वोल्टेज, और वो डिपेंड करेगा उसके अंदर कितनी कुंठाएं हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस मैटर करता है। तो अगर तुम चाहते हो कि जितना तुम परफॉर्म कर सकते हो, जो तुम्हारी कैपेबिलिटी वो पूरी की पूरी बाहर आ जाए, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? EMF वोल्टेज के बराबर हो जाए, तो तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तरीका मैं बताऊंगा, जो लोग इंटरेस्टेड हो कर सकते हैं। चलो मैं प्रोसेस है, इन प्रोसेस है सब कुछ, तो एक दिन का काम नहीं है, लगातार प्रोसेस में चल रहा है। हर दिन तुम्हें एक नया संबोधन मिल रहा है, जब भी क्लास हो रही है काफी कुछ तुम्हें सीखने को मिल रहा है। तुम अगर इम्प्लीमेंट करते जाओ सिंसियरली तो एक्सेल करोगे, निकलते जाओगे, आगे निकलते पढ़ते चले जाओगे, तो पता ही नहीं चलेगा, इतना स्मूथली सब कुछ फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, खत्म काम। उसके बाद तुम भूल जाओगे ना, जैसे बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं फिर भूल जाते हैं, उनको ये साइड वाले टीचर याद नहीं रहते, मेन टीचर स्टेटमेंट देते हैं, नहीं कोई कंट्रीब्यूशन हमारा सारा श्रेय जाता है। ऐसे आगे सब टीचर से वो इंटरेक्ट किया हुआ है, प्रैक्टिकल हमारे पास आके किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, बोर्ड पढ़ा हुआ है, बाद में स्टेटमेंट देता नहीं, तो ओके आगे चलते हैं। लक्ष्य शर्मा फिजिक्स लैब में अच्छे से प्रैक्टिकल किए हैं, बोर्ड क्लासेस सब कुछ किया है, और बाद में जाके बच्चे बदल जाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि एक टाइम क्या होता है, जैसे रैंक आ गई तो एक हाँ दिमाग हाइपर हो जाता है बहुत टाइम में, सब तरफ से बहुत सारी पूछ मिलती है, पूछ बहुत लंबी हो जाती है, तो दिमाग हाइपर हो जाता है, उस टाइम भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट 6 घंटे 7 घंटे पहले संदीप महेश्वरी का लेटेस्ट वीडियो आया, छोटा सा है, देखना,
हेल्पफुल है, शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। ओके, वापस लौटते हैं। तुमने दूसरी डेफिनेशन लिख ली। ये जो ईएमएफ है ये सेल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, अलग अलग सेल के लिए अलग अलग होता है। तो स्टार मार्क करके अगली लाइन में लिखोगे ईएमएफ इज characteristic property. EMF is characteristic property of the cell. Characteristic property of the cell, comma, which depends on दो ही फैक्टर्स हैं। It depends on material of electrodes. Electrodes का material क्या लिया? Material of electrodes and nature of electrolyte only. Nature of electrolyte only. Full stop. It is independent of, किस पर डिपेंड नहीं करता, कोई पता नहीं। It is independent of amount of electrolyte, comma, surface area of electrodes, or distance between electrodes, तो कुछ फैक्टर्स हैं, इनको समझना है। तुमने सभी ने देखा है ड्राई सेल जो है लैग्रांजियन सेल की ड्राई फॉर्म है। सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट दिया कि मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये दो फैक्टर हैं जिन पर ईएमएफ डिपेंड करता है। तो मैं कुछ प्रैक्टिकल डेटा शेयर कर रहा हूँ, सीधे सुनते जाओ, दिमाग में बैठाते जाओ, इमेज अपने आप जनरेट करो। तुमने देखा पेंसिल सेल सबसे पतला वाला ट्रिपल ए, फिर पेंसिल सेल, फिर डबल ए, फिर मोटा वाला मीडियम साइज, मोटा वाला जो जीप की टॉर्च में यार तुमने जो छोटे से ट्रेन का इंजन चलाया था ट्रेन की पटरी पे, उस इंजन में लगे थे दो सेल मोटे वाले। इन सभी को कहते हैं ड्राई सेल। ये एक्चुअल में लैग्रांजियन सेल की ड्राई फॉर्म। इन सभी में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, कार्बन इलेक्ट्रोड, फोड़ के बत्ती निकालते खाली वाले, और इसमें जिंक की इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। उसका जो खोल है वो जिंक का बना हुआ है। बाहर का लोहा हटाओगे और अगर वो चाइनीज सेल है तो प्लास्टिक हटाओगे तो अंदर क्या है? जिंक। चाइनीज सेल सस्ता है, ₹1.5 ₹1.5 का, और जो बाकी है स्टैंडर्ड जो आते हैं कंपनी के, निप्पो का आएगा, नवीनो का आएगा, एवरीडे का आएगा, उसका लोहे का खोल होता है। व्हाट इज द डिफरेंस? उसको लीक प्रूफ करने के लिए लोहे का खोल लगाते हैं। लीक क्या होता है? पानी। कौन सा पानी? उसके अंदर कार्बन के इलेक्ट्रोड के चारों तरफ MnO2 प्लस चारकोल भरा हुआ है, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस चारकोल। तुमसे सवाल पहले फिजिक्स में पूछा जाता था, 2008 से पहले फिजिक्स के सिलेबस में हुआ करता था। अभी केमिस्ट्री में पूछा जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ चारकोल, कि MnO2 के साथ हमने चारकोल क्यों मिक्स किया। तो चारकोल का रोल है कंडक्टिविटी बढ़ाना। MnO2 की कंडक्टिविटी कम होती है तो उसको मोर कंडक्टिंग बनाने के लिए चारकोल मिक्स करते हैं। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। बाहर उसके बाहर क्या भरा हुआ है? NH4Cl विद सॉडस्ट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अमोनियम क्लोराइड। लकड़ी के बुरादे के साथ पेस्ट बना के भरा हुआ है। इसी की लिक्विड फॉर्म तुम्हें मिलती है लैब में। प्लास्टिक की एक बर्नी होती है सफेद रंग की, उसमें अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है, जिंक रॉड होती है नेगेटिव, कार्बन रॉड होती है पॉजिटिव, जो पोरस स्पॉट के अंदर सील्ड होती है, जिसके अंदर वही MnO2 प्लस चारकोल भरा होता है। तो देखो लिक्विड और सॉलिड अंतर क्या आ गया? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो गया पेस्ट में और लिक्विड में। तो जो लैग्रांजियन सेल लिक्विड फॉर्म में उसका ईएमएफ होता है 1.45 वोल्ट, और जो ड्राई सेल उसका होता है 1.5। थोड़ा सा मामूली सा अंतर है। पर इलेक्ट्रोड का साइज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे वो पेजर वाला ट्रिपल ए हो या डबल ए हो या मोटा वाला सेल हो, सबका ईएमएफ
1.5। अगर मैं बात करूं डैनियल सेल की, इलेक्ट्रोड्स चेंज हो गई, कॉपर का वेसल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, जिंक रॉड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोलाइट सेल है, इसमें एक तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट की एक इमेज तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। तुमसे केमिस्ट्री में पूछते हैं, केमिस्ट्री भी तैयार कर रहा हूं, कॉपर सल्फेट कौन से रंग का होता है? तुम्हें लिखना सफेद, व्हाइट। अगर तुम्हें ब्लू लिखा तो गलत। पर अगर तुमसे पूछते हैं CuSO4.5H2O का कलर बताओ, तो ब्लू होता है। अगर उसमें से क्रिस्टलाइन जल निकल गया, क्रिस्टलाइन वाटर निकल गया, तो वो व्हाइट है। कॉपर सल्फेट जहरीला होता है। अगर कोई कॉपर सल्फेट पी लेता है, पानी में घोल के या खा लेता है, तो मरेगा तो नहीं, हॉस्पिटल में जान बच जाती है, पर ये सुसाइड अटेम्प्ट होता है, यानी जहरीला होता है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट काम आता है हमारे कीड़े मारने के। जैसे गुलाब पे कीड़ा लगता है, चटकते चटकते पड़ जाते हैं उसकी डंडी पर, ब्राउन कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं। तो कॉपर सल्फेट की पेस्ट लगाने पर वो बीमारी ठीक हो जाती है गुलाब के पौधे में। तो कॉपर सल्फेट एक इमेज है तुम्हारे माइंड, खाली एक केमिकल नेम नहीं, नीला तोता हिंदी में बोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें। फिर दूसरा सॉल्यूशन है डाइल्यूट H2SO4। तो 2 इलेक्ट्रोलाइट सेल होते हैं, इसका ये होता है 1.125 वोल्ट। ईएमएफ चेंज हो गया, इलेक्ट्रोड चेंज हो गई, इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो गई। फिर और आगे जाते हैं, अगर सेकेंडरी सेल पर जाते हैं, लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल में PbSO4 की इलेक्ट्रोड्स होती हैं और लेड सल्फेट की पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। एक सेल का ईएमएफ होता है 2.2 वोल्ट। तो जो बैटरी तुम्हारी गाड़ी में लगी हुई है 12 वोल्ट की या 6 वोल्ट की, या इन्वर्टर में बैटरी लगी हुई 12 वोल्ट की, तो 2.2 से 12 तक कैसे जाओगे? अगर मैं 3 सेल सीरीज में लगाता हूं तो वोल्टेज बनता है 6.6 और उसको हम 6 वोल्ट की बैटरी कहते हैं। अगर मैं 6 सेल सीरीज में लगाता हूं बैटरी बनाने के लिए, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, तो 12 वोल्ट की बैटरी बोलते हैं उसको, पर ईएमएफ बनता है 13.2। तो उसका रीजन क्या है? ये अंडर लोड नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन 13.2, अंडर लोड वो घटकर लगभग 12 रहता है, इसलिए 12 वोल्ट की बैटरी वो रिचार्जेबल है। तो दो तरह के सेल होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में होने वाली रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती, सेकेंडरी में होने वाली रिवर्सिबल होती है। तो सेकेंडरी सेल्स रिचार्जेबल होते हैं। जैसे जैसे सेल अलग हो जाएंगे, ईएमएफ चेंज हो जाएगा। जो बटन सेल तुम घड़ी में इस्तेमाल करते हो, लेजर लाइट में यूज करते हो, ये फिर से दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मर्क्यूरी बटन सेल, उसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट होता है G2O। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जिसमें है उसका ईएमएफ होता है 1.36 वोल्ट, और जिसमें सिल्वर ऑक्साइड होता है उसको सिल्वर बटन सेल, वो बेटर माना जाता है, उसका ईएमएफ होता है 1.63 1.62 वोल्ट। मर्करी वाला जो है अगर जमीन में फेंकोगे तो पॉल्यूशन कॉज करेगा, क्योंकि मर्करी जमीन में मिलेगा, पानी उस जमीन में जा रहा है, पानी में मर्करी घुलेगा, पानी विषैला हो जाएगा। पर सिल्वर बटन सेल वो बेटर है। हमारे पानी पीने के जितने भी बर्तन हैं उसमें तुम चांदी का सिक्का चिपका दो, तुलसी का पत्ता डाल दो, तो जो पानी है वो एनर्जाइज हो जाएगा, प्यूरिफाइड हो जाएगा। और अगर उसमें मर्करी है तो हार्मफुल हो जाएगा, ज्यादा अमाउंट में मर्करी। हालांकि तुलसी में मर्करी होता है पर वो प्रॉपर अमाउंट में होता है, वो हेल्पफुल होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट तुम करके देख सकते हो। हमारे जो पानी पीने की बॉटल है, अगर तुम्हें विश्वास है खोगे नहीं उसको, घूमेगी नहीं, तो उसमें उसके पहले में तुम चांदी का सिक्का डाल के रख सकते हो। वोल्टेज इसके बाद सुनने दो। 12 वोल्ट की बैटरी हम बीच में एक डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप करता है। पहले 12 वोल्ट डीसी डिवाइस है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करेगा, उसमें एक लगा होता है अल्टरनेटर, वो 12 वोल्ट डीसी को 12 वोल्ट एसी में बदलता है। ये 12 वोल्ट एसी हम ट्रांसफॉर्मर को देते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को। वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर 12 वोल्ट एसी को 220 एसी में बदलता है। स्टेप अप कैसे करता है ये मैं एसी में तो पढ़ोगे म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू, नंबर ऑफ टर्न्स का खेल है सारा। वैसे स्टेप अप करता है, वो एक सेल लगा होता है, वो डिवाइस करंट वाला पैन पे आता है, शॉक लगता है ना
voltage or potential difference. Heading is voltage or P dot D dot potential difference. Symbol is capital P. कैपिटल V से दिखाएंगे इसको बड़ा V. जैसे EMF की डेफिनेशन है कि सिमिलरिटीज की दो डेफिनेशन आएगी. It may be defined as symmetry है definition. It may be defined as the amount of external work or work required to move a unit charge or work required to move a unit charge through external circuit only. Work required to move a unit charge through external circuit only. और लगा के दूसरी डेफिनेशन. It is TPD, when current is drawn from the cell. It is TPD when current is drawn from the cell. जब सेल से करंट लिया जा रहा है, that is I dot E dot. That is the cell is in closed circuit. The cell is in closed circuit. इसको हम कहते हैं वोल्टेज. वोल्टेज उन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जिन पर ईएमएफ डिपेंड करता है, और वोल्टेज उन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है जिन पर ईएमएफ डिपेंड नहीं करता. क्यों? उसका कारण है इंटरनल रेजिस्टेंस. नेक्स्ट टर्म, अगली टर्म, इंटरनल रेजिस्टेंस. स्टैंडर्ड सिंबल है, स्मॉल r से दिखाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को. रेफरेंस साइड में सर्किट में इसको दिखाने का तरीका तुम बनाकर दिखा सकते हो. सेल को दिखाते हैं बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव. इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखाने का बेस्ट मेथड है सीरीज में लगाकर दिखाओ. होता है दोनों के बीच में, यहां दिखाते हैं यहां सीरीज. दूसरा तरीका, तुम्हें एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किसी किताब में मिल रहा है, तो ऐसे बनाकर दिखाया जा सकता है. हो सकता है ऐसे बनाकर दिखाओ. एक डॉटेड बॉक्स बना देते हैं कभी-कभी नहीं बनाते. ये मेथड 2 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस. कभी-कभी इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐसे भी दिखाते हैं, सिर्फ सेल बनाते हैं. इसमें लिख देते हैं E, अंडरस्टूड है कि ये जो सेल है उसका ईएमएफ ही है और इंटरनल रेजिस्टेंस R. चाहे क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई भी तरीका हो, तुम्हें प्रेफर करना है जब तुम रिप्रेजेंट करोगे मेथड 1, बिकॉज इसमें और इसमें जब हम काउंटिंग कर रहे होते हैं हमसे गलती हो जाती है, भूल जाते हैं स्मॉल r को काउंट करना सर्किट. पर अगर ऐसे लगा हुआ है तो वो काउंटिंग में आता है. ये बेटर मेथड. तुम जब अपनी तरफ से दिखाओगे, तुम इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाओगे, चाहे क्वेश्चन में ऐसे हो, ऐसे हो या ऐसे. तो ये होता क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन इसके हो गई. इट इज द अपोजिशन, अवरोध, विरोध, प्रतिरोध. इट इज द अपोजिशन offered by the electrolyte. जो सेल में इलेक्ट्रोलाइट भरा है हमने, वो offered by the electrolyte to the flow of ions. It is the obstruction offered by the electrolyte to the flow of ions through it. आयन फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस. तुमसे 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है, तुमसे पूछते हैं किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो सब हेडिंग फैक्टर्स ऑफ डिपेंडेंस. हमें पढ़ना है इंटरनल रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फैक्टर्स ऑफ डिपेंडेंस तो ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो, रिवाइज कर रहा हूं. तुमने पढ़ा था टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस. एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने तुमको. एक एक्सरसाइज बोली हुई है, फैमिलियरिटी मेंटेनिंग कॉन्फिडेंस
इतना सा करना है कि पेज पलटने और हेडिंग स्क्रॉल करना। तो हेडिंग में तुम्हें एक हेडिंग मिलेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। उसमें एक आर्टिकल मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा नेगेटिव होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अल्फा नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा कम हो जाता है, यानी लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट फैलते हैं गर्म होकर। फैलेंगे तो आयन का फ्लो इजी हो जाएगा, आयन जब आसानी से चलेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में बैटरी से स्टार्ट होने वाले व्हीकल एक बार में स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि सर्दी में स्टार्टिंग ट्रबल होता है। तो हम पहला फैक्टर लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, ये विद का शॉर्ट फॉर्म है सी बार, जिसमें सी नहीं आता, WITH विद की स्पेलिंग। विद टेम्परेचर राइज स्मॉल r डिक्रीजेस। एग्जाम में लैंग्वेज में लिख के आओगे, नोट्स में शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, विद राइज इन टेम्परेचर स्मॉल r डिक्रीजेस। Second, with increase in amount of electrolyte, with increase in amount of electrolyte, अगर इलेक्ट्रोलाइट अमाउंट में ज्यादा है तो आयंस इजीली फ्लो होंगे, उनको वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा, स्मॉल r डिक्रीजेस। with increase in amount of electrolyte small r decreases। इसकी एक फाइन डिटेल मैं डिस्कस करूंगा। Third, larger the surface area of electrodes, larger the surface area of electrodes, comma, smaller will be the smaller will be the internal resistance. Larger the surface area of electrodes, smaller will be the internal resistance. पर तुम्हें एक बात को समझना होगा, वो ऐसे मान लो ये लैग्रांज सेल वाली प्लास्टिक की बर्निंग, इलेक्ट्रोलाइट यहां तक भरा हुआ है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है और ये कार्बन इलेक्ट्रोड का पोरस स्पॉट है, ऐसा कुछ। अगर इलेक्ट्रोलाइट यहां की बजाय यहां तक भरा हो तो सेम करंट फ्लो होने के लिए सेम नंबर ऑफ आयंस को फ्लो होना पड़ेगा, पर ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा है तो आयन आसानी से फ्लो होंगे, इससे इंटर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोड्स का सरफेस एरिया ज्यादा है जो कि कांटेक्ट में इलेक्ट्रोलाइट के पूरा का पूरा, अगर कांटेक्ट में नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैंने वेसल बड़ा कर दिया, बर्तन बड़ा है, सेल वही, अब की बार बर्तन बड़ा होने की वजह से अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इससे ज्यादा है, लेवल सेम है, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन कांटेक्ट सेम है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है। ये फाइन डिटेल तुम्हारे समझ में, तो कौन मैटर करेगा, इन दोनों पॉइंट 2 और 3 को मिलाकर कंबाइन करके तुम्हें समझना होगा, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट मैटर करेगा। अकेले सरफेस एरिया मैटर नहीं करेगा, अकेले अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मैटर नहीं करेगा, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट वो मैटर करेगा। तो इस फैक्ट को हम कहां कैसे यूज करते हैं, तुम्हें पता है कि दीवार घड़े में पेंसिल सेल लगा हुआ है, 6 महीने से 1 साल तक चल जाता है। अगर मैं इसकी जगह मोटा वाला सेल लगा दूं, उसका EMF भी 1.5 है, इस घड़ी में इसकी मशीन खोल के देख लो, कुछ गियर्स हैं, एक सोलेनॉइड है, एक कैपेसिटर और कुछ भी नहीं, सुई वाला सिस्टम है, गियर सिस्टम, उसको चला। तो अगर मैं मोटा वाला सेल लगा दूं तो क्या कॉइल जल जाएगी इसकी? वो भी 1.5 दे रहा है, भी 1.5 दे रहा है, नहीं चलेगी, घड़ी चलेगी, कॉइल नहीं चलेगी। कितनी चलेगी? 5 साल तक सेल बदलने की जरूरत मोटा वाला बता दे, क्योंकि वो ज्यादा करंट दे सकता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स
स्पेस ज्यादा चाहिए होगी। एक्सीडेंटली कभी वो सेल ऊंचाई से गिरा, किसी के सर पे लगेगा, चोट ज्यादा लगेगी, पेंसिल से गिरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, अभी ये सेल 6 महीने से 1 साल में खत्म होता है, तो हम घड़ी को उतारते हैं, नया सेल लगाने के लिए तो पहुंच के साफ कर देते हैं। 5 साल तक नहीं उतारेंगे, कॉकरोच, छिपकली, मकड़ियां सब उसमें अटके रहते हैं, तो डिजाइन कंसिडरेशन उसको ध्यान में रखते हुए सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, इसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं? तुमने अगर बाजार में सुना हो तो ट्यूबुलर बैटरीज आती हैं। बैटरी 2 तरह की मिलेंगी, ऑर्डिनरी है, ट्यूबुलर। कॉस्ट में 1.5 गुने का फर्क होता है। ऑर्डिनरी बैटरी अगर 6000 की तो ट्यूबुलर होगी 9000। लाइफ में डबल का फर्क होता है। ऑर्डिनरी बैटरी की लाइफ 2.5 साल, उसकी वारंटी आएगी 2.5 साल, तो ट्यूबुलर बैटरी की वारंटी आएगी 5 साल। तो इलेक्ट्रोड्स में क्या अंतर होता है? ऑर्डिनरी बैटरी में इलेक्ट्रोड्स प्लेट की फॉर्म में होती है, फ्लैट प्लेट्स, रेक्टेंगुलर, और ट्यूबुलर बैटरी में ये हॉलो सिलेंडर्स होते हैं। उसमें सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ज्यादा मेटल लगता है, इसलिए कॉस्ट 1.5 गुना हो जाता है। पर सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसलिए उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तुम भी अपनी लाइफ बढ़ाना चाहते हो, तुमको किसे कम करना पड़ेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करना। ठीक है, तो आज के लिए काफी